गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मॉडल्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मॉडल्स एक्चुअली में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, कैन, कुड, मस्ट, डेयर टू, यूज टू, ऑट टू, ये इतने सारे मॉडल्स हैं जो हमको हर जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग करने पड़ते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शैल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। इन एसर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में शैल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ यूज़ करते हैं टेंसेस में। जैसे फ्यूचर टेंस में हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये जब आप टेंस पढ़ते हैं उस समय भी आपको बताया जा चुका था। जैसे वी शैल रीच उज्जैन टुडे, यहाँ पर शैल का प्रयोग हमने इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किया फ्यूचर टेंस के लिए। शैल इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इज यूज्ड टू डिनोट। अब अन्य कर्ताओं के साथ जब हम शैल का प्रयोग करते हैं तो वो केवल एक हेल्पिंग वर्ब के लिए कहते हैं। जैसे कि प्रॉमिस करने के लिए, यदि हम किसी वायदे के लिए बात करते हैं तो जैसे यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, या फिर कमांड करने के लिए शी शैल नॉट प्ले टुडे। डिटर्मिनेशन के लिए यानी एक लक्ष्य बनाने के लिए कि दे शैल वर्क हार्ड, वो ज़्यादा मेहनत करेंगी। अ थ्रेट, किसी को डराने के लिए ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शैल का प्रयोग। अब हम आते हैं विल के ऊपर। इन एसर्टिव सेंटेंस विल इन द सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन प्योर फ्यूचर। विल का प्रयोग हम अन्य कर्ताओं के साथ फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए करते हैं। जैसे शी विल गो टू मुंबई ऑन मंडे, वो मुंबई जाएगा मंडे के दिन। तो मंडे के दिन में मुंबई जाएगी, तो यहाँ पर हमने जो विल का प्रयोग करा वो शी के साथ करा। शी हमारा अन्य कर्ताओं के साथ आता है केवल फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में ध्यान रखिएगा कि आई और वी के साथ शैल आता है और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग हम करते हैं, जैसा कि अभी हमने शैल के लिए आपको बताया और अब विल के लिए बता रहे हैं। When the speaker wishes to express some intention of his own use for the first person, जैसे I will appear at the examination। अब यहाँ पर भी हमने विल का प्रयोग लगाया क्योंकि यहाँ पर वो उस काम को कर रहा है, उसकी इंटेंशन है कि वो एग्जामिनेशन में बैठे। तो जहाँ पर उसकी अपनी भावना जागृत हो रही है वहाँ पर हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए वुड पे। जैसे पास्ट टेंस ऑफ विल। अब वुड क्या है? पास्ट टेंस है, काय का? विल का। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम, यहाँ पर हम पास्ट टेंस के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग कहाँ होता है? फ्यूचर टेंस में, और यहाँ हम वुड लगा देते हैं तो वो उसका प्रयोग हो जाता है पास्ट टेंस में। अब प्रार्थना के तौर पे यदि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू ओपन द डोर। इसके बाद कंडीशन, यानी कोई बात हम रखते हैं किसी के सामने तो उसका कोई कारण होना चाहिए। जैसे ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड, वो तभी पास हो पाएगा जब वो मेहनत करेगा। तो इसमें कंडीशन क्या रखी है? मेहनत करने की, कि मेहनत करेगा तभी वो पास होगा, नहीं तो वो पास नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है हमारा शब्द शुड। शुड का प्रयोग हम ज़्यादातर एडवाइस देने के लिए करते हैं, यानी सलाह देने के लिए करते हैं। यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग, आपको पीना छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर पानी पीने से मतलब नहीं है, यहाँ पर पीने से मतलब है लिकर, यानी कि शराब पीने से। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना है यहाँ पर कि द गेस्ट शुड बी हियर नाउ, कभी भी यहाँ पर अतिथि आ सकते हैं।
इसके साथ ही मोरल ड्यूटी के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे यू शुड डू योर ड्यूटी, आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यानी शुड का प्रयोग किस चीज़ के लिए होता है? चाहिए के लिए। ध्यान रखना बेटा कि शुड का प्रयोग चाहिए के लिए होता है। फिर शैल का पास्ट टेंस जो है वो शुड है, तो आई टोल्ड हिम दैट आई शुड वर्क हार्ड। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट मॉडल पर, कैन। कैन का प्रयोग हम एबिलिटी यानी क्षमता के लिए करते हैं। शी कैन लिफ्ट दिस टेबल, मतलब उसमें ये क्षमता है कि वो इस टेबल को उठा सकता है। यहाँ पर कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, यानी कैन सकता है, उसमें क्षमता है कि वो टेबल उठा सकता है। फिर परमिशन, अगर हम प्रेजेंट में किसी को परमिशन दे रहे हैं यानी आज्ञा दे रहे हैं तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में हम कैन का प्रयोग भी कर सकते हैं। शी कैन गो होम नाउ, वो अभी घर जा सकता है। प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी संभावना के तौर पर, इट कैन हैपन्स टू एनीवन। इसके बाद आते हैं हम कुड के ऊपर। कुड भी हमारा पास्ट टेंस है कैन का। यहाँ पर भी कंडीशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई कुड लिफ्ट दिस टेबल। अब यदि मैं कोशिश करूँगा तो मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ या उठा सकूँगा। तो यहाँ या यदि मैं कोशिश करूँ तो इस टेबल को उठा सका, यानी मैंने कोशिश करी तभी मैं इस टेबल को उठा सका, क्योंकि पास्ट टेंस है ये कैन का। ध्यान रखिएगा ये कैन का पास्ट टेंस है। इसी तरीके से रिक्वेस्ट के लिए यानी कि प्रार्थना करने के लिए, कुड यू टेल मी दैट दिस टाइम, क्या तुम मुझे समय बता सकते हो। फिर संभावना के लिए, शी कुड बी एनीवेयर नाउ, चूँकि ये कैन का पास्ट टेंस है इसलिए ही सेड दैट आई कुड गो। तो इतनी सारी हमारे जो यूजेस होते हैं कैन और कुड के, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएंगे समझने के लिए। फिर मे का प्रयोग ज़्यादातर परमिशन के लिए होता है। आप कहते हैं ना मे आई कम इन टीचर, बोलते हो तो क्यों बोलते हो? क्योंकि हमसे तुम परमिशन मांगते हो, आज्ञा मांगते हो कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की संभावना है, बादल घिरे खड़े हैं, बिजली कड़क रही है, तो शायद बारिश हो सकती है। विश, किसी के लिए दुआ करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। इसके बाद माइट का प्रयोग, ये पास्ट टेंस है मे का बेटा, तो ही सेड दैट ही माइट गो। फिर फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है तो ही माइट पास दिस ईयर, शायद वो इस साल पास हो जाए, शायद लगा हुआ है क्योंकि वो इतने सालों से फेल हो रहा था, तो शायद वो इस साल पास हो जाए। फिर परमिशन, माइट आई हैव योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसे ऑट टू है, ऑट टू का प्रयोग हम नैतिक कर्तव्यों के लिए करते हैं, जैसे ही ऑट टू रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, तो ये ऑट टू का प्रयोग हम इसलिए करते हैं। यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग हम क्या करते हैं, दैनिक आदतों के लिए करते हैं। जो हमारी दैनिक आदतें हैं यानी डेली रूटीन में हम जिन काम को करते हैं उस काम के हम आदी हैं, तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से मस्ट का प्रयोग होता है, यानी ज़रूर करना चाहिए, यानी जो काम हमको करना ही है, कंपलसरी है, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क अदरवाइज यू बिकम फेल, तुमको ये काम ज़रूर करना चाहिए नहीं तो तुम असफल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हमको
ऑक्सिलरीज से मिलती हैं। ऑक्सिलरीज हमारे लिए काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। तो चलिए ये बात तो हुई हमारी ऑक्सिलरीज की। अब आते हैं हम कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। द पर्सनल प्रोनाउन कैन बी कन्वेंटली सेट आउट इन अ टेबल। अब पर्सनल प्रोनाउन आपको यहाँ पर दिखा के रखे हैं। जैसे सिंगुलर है आई, प्लूरल है वी, उसका मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। इस तरीके से आपको ये दिखा रखा है इसमें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का प्रोनाउन। पहले नंबर का कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरे नंबर का जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेथेटिक प्रोनाउन। प्रोनाउंस विच एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स इन प्लूरल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे शो दैट there is the sufferer of his her own action. She hurt herself. The reflexive emphatic pronoun are myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself और themselves। ये हमारे सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे यदि हम दे लिखते हैं तो themselves आएगा, वी लिखते हैं तो ourselves आएगा, आई लिखते हैं तो myself आएगा। ठीक है बेटा। अब नाउ कम ऑन द थर्ड वन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये होते हैं जो कि वाक्य को डेमोस्ट्रेट करते हैं, यानी वाक्य को पकड़ते हैं, चलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज। ये और इसी के साथ में आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अब अगर हम ये नहीं लगाते तो हमें कैसे पता लगता कि ये बुक हमारी इंटरेस्टिंग है? हम सोचते कि वो बुक भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, ये सारी बुक भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात किस चीज़ की करी जा रही है? एक विशेष बुक की करी जा रही है। तो उस विशेष बुक की विशेषता को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर दिस का प्रयोग किया है। दीज प्रोनाउंस ऑल्सो हैव देयर एडजेक्टिव फॉर्म्स। इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव रीड दिस बुक। यदि हम इसको इस तरीके से बनाएं कि वी हैव रीड दिस बुक, तो यहाँ पर भी हम एक विशेष बुक की बात कर रहे हैं, उस बुक की विशेषता बता रहे हैं कि जो बुक हम पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो दिस बुक यानी एक विशेषता बताई जा रही है, तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव फॉर्म्स में आ जाता है। फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं एवरीवन, नो वन, समवन। एग्जाम्पल के तौर पर वन शुड डू वंस बेस्ट, यानी एक व्यक्ति अच्छा ही करेगा। अब इसके बाद आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे इसके नाम से पता लगता है, अलग अलग करने वाला, यानी हमको बताने वाला। जैसे इसमें आते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर वर्ड्स। तो ईच ऑफ द बॉयज़ गेव अ रुपी टू द मैजिशियन। अब ईच क्यों लगाया? प्रत्येक लड़के ने, हर लड़के ने मैजिशियन को एक एक रुपया दिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को बताते हैं। इसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। वाह, ये तो हमें पता है। इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स को। दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। जिन वर्ड्स से हम क्वेश्चंस बनाते हैं और उसका आंसर हमको मिलता है, तो वो क्वेश्चन बनाने वाले शब्द जो होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दे आर हु, whom, whose, which, what, who is used for persons and which for persons and things. Now the example is just like that. Who gave you this book? तुम्हें ये किताब किसने दी? अब प्रश्न पूछा गया ना कि तुम्हें ये किताब किसने दी, तो जो प्रश्न पूछा गया उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करा गया वो शब्द होता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
फिर देखिए विच ऑफ द बॉयज़ नो हाउ टू स्विम। फिर व्हाट आर दोज बर्ड्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमको बताती हैं कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने कितने प्रकार के प्रोनाउन देख लिए। पहला देखा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा देखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और छठा हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी है फॉर योर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको कोई चीज़ आएगी कैसे। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। आवर टीचर हैज सेंड द बुक फॉर यू एंड डैश। इसमें आपको प्रोनाउन भरना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट वॉज डैश हु टुक अवे द बुक्स। इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन भरना है। इसके बाद प्लीज़ मार्क द मिस्टेक्स एंड आई विल करेक्ट डैश। इसमें आपको भरना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर व्हाट इज़ द मैन डैश शॉप वॉज इनॉग्रेटेड। इसमें आपको क्या बनना है रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। माई कार इज़ एन ऑस्टिन डैश इज़ अ फोर्ड। इसमें भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस डैश इज़ ही इज़ अ टीचर। अब इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन भरना है। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम क्या पूछेंगे हु इज़ ही, तब हमको जवाब मिलेगा ही इज़ अ टीचर। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें भी आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भरना है। हु इज़ शी मिसिस ब्राउन। क्वेश्चन क्या गया कौन है ये, हमने आंसर दिया मिसिस ब्राउन। देखिए क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और हमने आंसर भी दिया है, इसलिए आपके लिए वो इजी हो गया कि वहाँ पर आप कौन सा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो भरेंगे। ठीक है। फिर अब ये जो नीचे वाक्य दे रखे हैं 6, इनको आपको ज्वाइन करना है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। और रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शन के लिए हु, विच और दैट। तो द सेंटेंस इज जस्ट लाइक दैट कि माई सिस्टर हैज़ कम टू इंडिया, शी लिव्स इन लंडन। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलिए एक सेंटेंस बनाना भी आपको बता देते हैं कि माई सिस्टर हु कम टू इंडिया लिव्स इन लंडन। ठीक है, माई सिस्टर हु कम टू इंडिया लिव्स इन लंडन। या अगर नहीं आ पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे भी बना सकते हो माई सिस्टर हैज़ कम इन इंडिया हु लिव्स इन लंडन। ठीक है बेटा, दोनों प्रकार से ये सेंटेंस बन सकता है। उसके बाद देखिए दीज आर द फ्रूट्स फुल स्टॉप माई ब्रदर ब्रॉट दैम फुल स्टॉप। हियर इज़ द बॉक्स आई कीप माई मनी इन इट। फिर नेक्स्ट है ही टोल्ड अस अ स्टोरी इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है ही लिसन्ड टू अ ड्रामा इट वॉज ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट। नेक्स्ट है द गेट ब्रोक इन द नाइट इट्स हंगर वर वीक। तो ये जो है ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आज मैंने आपको मॉडल्स और प्रोनाउंस समझा दिए हैं और आपको वर्क भी दिया है। आप इसको अपनी ग्रामर की कॉपी में लिख लीजिएगा और अच्छे से करिएगा बेटा। इसके बाद जो मैं पीपीटी भेजूँगी वो आगे जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन पर भेजूँगी। तो प्लीज़ अब आपका टेक्स्ट का कोर्स पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और मैं यही चाहूँगी कि जब मेरा ग्रामर का कोर्स ख़त्म हो तो मेरे सारे बच्चों को जो चीज़ें मैंने भेजी हैं वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए, जो कि आपके लिए ही नहीं मेरे लिए भी अच्छा है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो एग्ज़ाम देते समय हमको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हमको ये चीज़ नहीं आ रही, हमको वो चीज़ नहीं आ रही। तो ऐसा क्यों, जब टीचर सब पढ़ा रही है तो आप भी तो सब खोल कर देखिए, आप भी तो उसको समझिए। और ना समझ में आए तो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, आप उसमें आकर
कंसर्निंग ऑफलाइन टीचर से पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज PPT। थैंक यू वेरी मच।